डाइविंग जो है दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक प्रोफेशन माना गया है। जब हम डेप्थ में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी विजिबिलिटी नहीं रहती। यहाँ पे कोई दिन और रात नहीं देखा जाता। हम पानी में नीचे जाते हैं तो पानी में हमारी बॉडी पे दबाव पड़ता है। अपने आप को बैलेंस कैसे रखना है, उसके लिए हम एडिशनल वजन लेके जाते हैं ताकि हम ज़मीन में अपने आप को गाड़ के जो काम एस्टेब्लिश करना है वो इजीली कर सकें। जल जिनका रण क्षेत्र है, गहराइयां जिनकी कर्मस्थली। जो हमारी बॉडी है वो सरफेस पे रहने के लिए बनी हुई है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम पानी के नीचे रह के नॉर्मल काम करें। ये अनदेखे दुश्मन, अनकहे खतरे, अनसुनी चुनौती को हराने वाले रणबांकुर हैं। डाइवर्स का मेन रोल है अंडर वाटर रेस्क्यूज ऑफ पर्सनल्स, रेस्क्यूज ऑफ इक्विपमेंट्स, एनीथिंग। ये एक अंडर वाटर व्हीकल है जो डाइवर को टो करके दुश्मन के इलाके में पहुंचाने में मदद करता है। परिस्थितियां जहां इंसान की हर इंद्री को चुनौती देती, पृथ्वी की सबसे मुश्किल जगह पर हर दायित्व निभाने वाले ये है जल के महायोद्धा। दुनिया के सबसे बेस्ट डाइवर डाइविंग स्कूल से ही निकल रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ बेस्ट डाइवर इन द कंट्री आर हियर। हम जो ट्रेनिंग्स को एक्सपोज कर रहे हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन में है। हमारा जो स्कूल है वी अमंग द बेस्ट इन दी वर्ल्ड। इनके पैरों तले ठोस जमीन न सही, लेकिन इनके सर पर हौसले का अथाह आसमान है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। समुंदर की गहराइयां कितनी भी अथाह क्यों ना हो, कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, कितनी भी अनकही क्यों ना हो, लेकिन देश रक्षा का जब संकल्प होता है, उसे लेकर ये किसी भी गहराई से हिंदुस्तान की रक्षा के अपने प्रण को पूरा करते हैं। आज हम आपको भारतीय नौसेना के इन्हीं शूरवीरों से मिलाने जा रहे हैं। न धरती पर न लहरों की सतह पर इनका दायित्व उन गहराइयों तक है जहां न सांस को हवा है न पांव को जमीन। लहरों से ही लड़ाई है, लहरों का ही साथ है, लहरों में ही समर्पण है, लहरों को ही जीतना है। भारतीय नौसेना की पहचान यूं तो बड़े बड़े युद्धपोत और नौकाओं से है, पर आइए हम आपको उन वीरों से भी मिलवाते हैं जो पानी की सतह से अनेकों फीट नीचे समुद्र की अनंत गहराइयों तक कठिन से कठिन चुनौतियों को पूर्ण करते हैं। डाइविंग यानी गोताखोरी, पर सामान्य नहीं, केवल पानी की सतह के नीचे जाना नहीं, बल्कि सतह के नीचे घंटों रहकर, डटकर, लड़कर देश रक्षा के प्रण को पूरा करना। भारतीय नौसेना के इस डाइविंग स्कूल में ही तैयार होते हैं वो महायोद्धा जो जल में अजर हैं, जल पर अमर हैं। न केवल गहराई की झिझक को निकालना है, बल्कि ऊंचाई के उस डर को भी दूर करना है, क्योंकि जब आप ऑपरेशन में होते हैं तो इनमें से किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता हो सकती है। जिस ब्रिज से हमने छलांग लगाते हुए देखा है, लगभग 25 फीट की वो ऊंचाई है और बहुत आसान नहीं होता है। नौसेना में शामिल होने की सबसे पहली जरूरत है पानी से परिचय, और धीरे धीरे हमारे ये सैनिक पानी में हर कला में पारंगत होते जाते हैं।
पर इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। जब भी कोई नया ट्रेनीज आता है या नया कोई भी आता है, उसको पानी के बारे में या जैसे कि समुद्र के बारे में बहुत ही कम पता होता है, तो हम उनको धीरे धीरे स्विमिंग पूल में पहले ट्रेन करते हैं, जो कि क्लियर वाटर होता है। उनको काफ़ी सारी एक्सरसाइजें और जो ड्रिल्स हैं उनको हम सिखाते हैं, बेकायदा से सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए कैसे उनको सेफली हम सिखाते हैं। धीरे धीरे जब उनका मन से डर निकल जाता है तो वो आगे जाके फिर हम इनको सी में लेके आते हैं और वहाँ पे हम सेम ड्रिल करवाते हैं, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप और धीरे धीरे अप हो जाता है। डाइविंग स्कूल में 1 दिन से लेकर 36 हफ्तों तक की ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक कोर्स से लेकर सुपर स्पेशलाइज्ड डाइवर्स को प्रशिक्षित किया जाता है। भारत से लेकर दुनिया भर के डाइवर्स को ट्रेन किया जाता है। केवल नौसेना नहीं, बल्कि आर्मी से लेकर एनडीआरएफ के डाइवर्स को ट्रेन किया जाता है। पैरामिलिट्री फोर्स जो कि अबाउट अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर्स तक डाइविंग क्वालिफिकेशन करते हैं। देन देयर आर आर्मी ट्रेनीज, जो आर्मी के जवान और अफसर हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। प्लस देयर आर सेवरल स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज who are also keen on getting trained on diving. बेसिकली एनडीआरएफ एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट की गई है, इनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि ये दूर दराज के इलाके में जाके जहाँ पे भी शैलो डेप्थ में अगर उनको डाइविंग की ज़रूरत हो तो वो इस ट्रेनिंग का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गोताखोरी है उसमें आप इस बात को समझिए कि ये केवल सामान्य तरीके से नहीं, हर तरीके से कॉम्बैट डाइविंग किस तरीके से, यानी कि एक युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति में आप किस तरह से गोताखोरी करेंगे। ये जो आप डिस्ट्रेस फ्लेयर देख रहे हैं, ये एक तरह से एक संचार और संपर्क का तरीका भी है, ताकि ये पता चल सके कि ये समुद्र अथाह होता है और उसमें ये किस जगह पर हैं, ताकि उनका जो बचाव दल है वो उस इलाके तक आ जाए। हर एक चीज का बारीकी से प्रशिक्षण दिया जाता है। जमीन पर जो भी क्रिया की जाती है, पानी में वही करने में कई गुना अधिक मेहनत लगती है। इसीलिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता बड़ी है। पानी में दिन के प्रशिक्षण के लिए उतरने से पहले इन्हें कठिन शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। डाइवर्स को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। शिप्स डाइवर, जिन्हें गोताखोरी की बुनियादी ट्रेनिंग दी जाती है, और क्लियरेंस डाइवर, जो पानी के नीचे हर तरह के ऑपरेशन में सक्षम होते हैं। इसका भी अगला लेवल होता है सैचुरेशन डाइवर, और वो जो ट्रेनिंग हासिल कर लेता है वो सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो जाता है। बहरहाल समुद्र की गहराइयों तक जाने की प्रक्रिया एक मुश्किल स्क्रीनिंग से होकर गुजरती है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल अपनी हंसी खुशी से बोलता है कि मुझे डाइविंग कोर्स करना है। सो वंस ही ऑप्ट्स फॉर इट, फिर इसका हम एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। उस एप्टीट्यूड टेस्ट में हम देखते हैं कि ये बंदा खड़ा उतर रहा है कि नहीं, और जो लोग ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करते हैं वही कोर्स करने आ जाते हैं। एक बार वो डाइविंग स्कूल में आ गए तो उसके बाद उनका 2 हफ्ते का स्क्रीनिंग होता है, जिसमें कि उस एप्टीट्यूड टेस्ट के अलावा इनको हम टैंक टेस्ट नाम की चीज़ है, जिसमें कि हम इंश्योर करते हैं कि टू सी द कंफर्ट लेवल, कि ये डाइवर जो नौसैनिक है वो कितना कंफर्टेबल है पानी से, एंड ही हैज़ टू क्लियर दोज 2 वीक्स ऑफ स्क्रीनिंग। और एक बार ये स्क्रीनिंग पूरी कर ले तो देन ही गेट्स एनरोल्ड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। भारतीय नौसेना के जिन मार्कोस कमांडोज को विश्व में सबसे घातक होने का रुतबा हासिल है, वो भी इस डाइविंग स्कूल से प्रशिक्षण हासिल करते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक होने का ये सफर जहां से शुरू होता है, हम आपको वहां ले चलते हैं। जो एक नया यहाँ पर आता है रिक्रूट, उसके मन से उस डर को, झिझक को निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग? कैसे वो कॉन्फिडेंस बनाते हैं? जब भी कोई नया आता है यहाँ पे तो हम उसको डेमो करके दिखाते हैं।
जिससे मतलब उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस, मतलब उसको भी लगे कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हम उसको डेमो करके दिखाते हैं, फिर उसको मतलब एक लेवल वाइज उसको मतलब डायरेक्टली डेंजर में नहीं डालते, जो कॉम्प्लिकेटेड है उसमें नहीं डालते, उसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा। जैसे अभी 10 मीटर टैंक है हमारा, तो उसमें हम डायरेक्टली उसको डालते नहीं हैं, उसको हम पहले स्विमिंग पूल शैलो बॉटम में कराते हैं, उसको प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद में 10 मीटर टैंक में धीरे 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 तो क्या उसको वो हैबिचुअल हो जाता है उसके लिए, और उसका डर अपने आप निकल जाता है मैम। तो अगर इस पूरे टाइम का जो हम ट्रेनिंग के पीरियड को देखें तो उसमें कितना समय में वो एक स्विमिंग पूल से एक टैंक में और टैंक से आगे हम कहें कि समुंदर तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है? मैम जैसे वो आ जाते हैं रिक्रूट नए, तो उनको हम 2 हफ्ते तक, मतलब फर्स्ट हफ्ता हम उसको स्विमिंग पूल में कराते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीक जो रहता है वो हम 10 मीटर टैंक में कराते हैं। और जैसे उसका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, 3rd या 4th वीक में हम उसको चैनल में, जैसे आप बता रहे समुंदर में हम डालते हैं। समुंदर में भी हम डायरेक्टली डीप एंड में नहीं डालते, हम उसको पहले शैलो, जहाँ पे जैसे यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ नहीं है, वहाँ पे हम उनको पहले प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद में जैसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वह उसको हम डीप एंड में लेके जाते हैं। पानी के नीचे जो चुनौतियां हैं उनमें सबसे पहली चुनौती है दबाव यानी प्रेशर। पानी के नीचे जाते हुए हर 10 मीटर पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। जो हमारी बॉडी है वो सरफेस पे रहने के लिए बनी हुई है, पर हम जो भी काम करते हैं, डाइविंग पानी के नीचे जाना हो या फिर क्या कहते हैं स्काई में जाना, स्पेस में जाना हो, ये हमारी बॉडी से विपरीत चीज़ें हो जाती हैं। जब हम पानी के नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। वाटर कॉलम जो हमारे ऊपर पानी होता है बहुत प्रेशर डालता है। अब हमारी बॉडी जो है उसमें काफ़ी हद तक पानी है, तो पानी तो कंप्रेस हो नहीं सकता, बट जो हम सांसें लेते रहते हैं वो जो हमारे शरीर के अंदर चल रही हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। अब हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कभी, पर हम जो सांस लेते हैं वो 79% नाइट्रोजन होता है, उसमें 21% ऑक्सीजन होती है और बाकी और भी गैसेस होती हैं, छोटी मात्रा में होती हैं। तो 21% ऑक्सीजन ही हम अब ले रहे होते हैं और बाकी 79 नाइट्रोजन ले रहे होते हैं। तो जब हम इस नाइट्रोजन को लेके पानी के नीचे जाते हैं, डेप्थ पे जाते हैं, तो आपने काफ़ी सारी जगहों पे बाहर भी देखा हो कि वो जैसे जैसे जाते हैं ये नाइट्रोजन जो है कंप्रेस होने लगती है, तो ये कंप्रेस होकर हमारे खून में मिल जाती है। ये एक तरह से डेंजर इसलिए है कि मैम इसलिए डेंजर भी हो जाता है, जैसा आपने देखा होगा, आपने एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल अगर देखी होगी तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर ऑलरेडी एक गैस होता है, तो सरफेस पे रखी रहती है बोतल, तो उसमें आपको गैस मिली हुई दिखती तो है नहीं, पर आप उसको हिला दें तो क्या होता है पूरी गैस भी बाहर आ जाती है और लिक्विड भी बाहर आ जाता है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में होता है। इसी प्रकार जब डाइवर होता है पानी के नीचे, जब वो डेप्थ में नीचे जाता है तो जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। अगर हमने सिखलाए गए तरीके से नहीं ऊपर आए, अगर हमने सही एसेंट रेट नहीं फॉलो किया, तो क्या होगा, ये गैस हमारे शरीर से बाहर आ जाएगी और जैसे लिक्विड और ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं, ये सब हमारे शरीर से बाहर आ जाएगा और काफ़ी हमें नुकसान हो सकता है। इस दबाव से लड़ने और उसे झेलते हुए दिए हुए मिशन को पूरा करने का अद्भुत प्रशिक्षण हम आगे आपको दिखाएंगे। अभी आपको कॉम्बैट डाइविंग का प्रशिक्षण दिखाते हैं, यानी गोताखोरी का वो पहलू जो युद्ध की परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग तरीके की जो डाइविंग सिखाई जाती है उसमें कॉम्बैट डाइविंग का क्या रोल है, क्या भूमिका? कॉम्बैट डाइविंग का रोल्स बहुत महत्व है। जब कोई भी आइलैंड या हमारा हो या एनिमी नेशंस का हो, अपने आइलैंड को सेव करने के लिए उसको माइंस प्रोटेक्शन के लिए माइन बिछाते हैं। दूसरा, एनिमी के आइलैंड्स पे जाने से पहले उसको हमारे ट्रूप्स वहाँ पे सेफली लैंड करें, उससे पहले हमारी टीम क्लियरेंस डाइविंग टीम जाती है, उनको बीच क्लियरेंस करके उसको अंडर वाटर जाके देखते हैं कि कोई माइंस या कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है जिससे हमारे ट्रूप्स उस आइलैंड पे जाके फंस जाए। जैसे ही हमारी टीम क्लियरेंस दे देती है, उसके बाद टीम में बीच रह की एक पार्टी होती है, वो जाके पूरे आइलैंड में जहाँ पे उस जो एनिमी का आइलैंड है उसका रास्ता कहाँ से है, कितना ट्रूप्स वहाँ पे है, एनिमी की क्या वहाँ पोजीशन है, वो पूरी रिपोर्ट लेके गैदरिंग करके इन्फॉर्मेशन लेके वापस शिप में आती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने शिप से ट्रूप्स को लैंड करते हैं। तो ये सारा अभ्यास शांति काल में होता है कि अगर युद्ध में ज़रूरत पड़े, अगर ऐसी स्थिति आए तो उसके लिए तैयार रहे। यस मैम, ये सब प्रैक्टिस चलती रहती है और ये इंडिया के अलग अलग जगह पे
लोकेशन के हिसाब से हम करते हैं। दिन और रात दोनों समय होता है? यस मैम, यहाँ पे कोई दिन और रात नहीं देखा जाता, ना बारिश, 24 आवर्स एनी वेदर्स, चाहे बारिश हो ठंडी हो, कहीं पे भी हम ऑपरेट कर लेते हैं इसको। इनकी रणभूमि में रण तो है पर पैरों के नीचे भूमि नहीं। लेकिन ये इकलौती चुनौती नहीं है जिससे ये दो चार होते हैं। सबसे जटिल रण क्षेत्र की चुनौतियां भी अनदेखी हैं। दबाव में निखरना, विपरीत धार से लड़ना, हर मिशन में संवरना, ये भारत के जलवीर हैं। ये हर असंभव को संभव करना जानते हैं। जब भी इंसानी हौसलों की बात होती है तो दबाव में बिखरने या निखरने की बात आती है, पर जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर वास्तविक दबाव है, यानी कि वो दबाव जो पानी की सतहों के नीचे एक नौसैनिक महसूस करता है और उसमें किस तरीके से वो बेहतर होते हैं, निखरते हैं, वो भी अभ्यास और प्रशिक्षण से ही जुड़ा हुआ है। मैं इसके भीतर जाती हूं जहां से मेरी आवाज थोड़ी गूंजेगी और बाहर मोहसिन और योगेंद्र जो कैमरा इसके भीतर लगा है उसके जरिए ये चीजें आपको दिखा सकते हैं। वो मॉनिटर्स होते हैं जिसके जरिए ये समझ में आता है कि कितना दबाव बन रहा है और इसके साथ ही किस तरीके से उसे बदलना है। तो लगभग 180 फीट की गहराई तक जो दबाव एक इंसानी शरीर पर होता है उसके लिए यहां तैयारी भी होती है और ये उपचार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी में जाने से पहले हम डाइवर को यहाँ टेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पे कंफर्टेबल है कि नहीं, उसका कान से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, नोज से ब्लड तो नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे क्लियर हो जाता है उसके बाद फिर हम उसको ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड पानी में उसको डिपेंड में पानी में डालते हैं। कुछ देर पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग प्रेशर करते हैं फिर रुकते हैं। हाँ, उसमें क्या होता है मैम, जैसे 5 डाइवर हैं तो सबका मतलब ईयर ड्रम एक जैसा है नहीं, तो किसी का कान क्लियर हो जा रहा है तो जा रहा है क्लियर, कंटिन्यूसली अपना क्लियर कर रहा है। जिसका कान नहीं क्लियर हो रहा है तो अगर ईयर ड्रम में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसको वहीं पे स्टॉप कर दे रहे हैं। स्टॉप करके फिर वापस हम उसको सरफेस लेके आते हैं। तो सरफेस लेके आने पे बॉडी थोड़ा प्रेशर कम पड़ता है तो फिर वहाँ पे कान क्लियर करता है। इसके बाद फिर वापस हम उसको प्रेशराइजेशन डिपेंड में करते हैं मैम। ये बाहर भी निकलेंगे तो अचानक निकल जाएंगे या नहीं मैम, स्लोली जैसे हम ऊपर डाउन में लेके जाते हैं वैसे स्लोली आप इसको लेके आते हैं मैम। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं? अभी इनको हम OTT जो एक बिब्स होता है मैम, बिल्ट इन ब्रीथिंग सिस्टम है, उसको हम अभी पहना रहे हैं। इसका हम अभी ऑक्सीजन टॉलरेंस टेस्ट करेंगे ताकि हर इंसान का जो बॉडी होता है किसी का ऑक्सीजन सभी लोग कंज्यूम कितना करता है उसका हम ऑक्सीजन टेस्ट 18 मीटर पे करते हैं ताकि उसके ऑक्सीजन सहने की जो उसकी बॉडी की क्षमता हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ये क्या एहसास होता है अंदर, क्या फील होता है? जैसे पानी के अंदर जाते हैं सेम यहाँ पे जैसे हम प्रेशराइज करते हैं और एयर का दबाव हम बढ़ाते हैं तो जो हमारे ईयर ड्रम्स होते हैं कानों में उन पे प्रेशर पड़ता है। तो हमें जो सिखलाए गए तरीके से हमें सिखाया गया इंस्ट्रक्टर के द्वारा कि हमें नाक को बंद करना है और ब्लो आउट कान से करना है ताकि हमारा जो ईयर ड्रम है, जो कान का पर्दा है, वो इक्वलाइज रहे। जो हमारा बाहर का प्रेशर है, जो पानी के अंदर का प्रेशर है और जो हमारे कान के अंदर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको हम सिखलाए गए तरीके से उसको इक्वलाइज करके रखते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कान पंचर हो जाएंगे और ब्लीडिंग हो सकती है। बताइए, पहली बार जब इसके अंदर गए होंगे आप लोग को याद है किसी को उस टाइम का? थोड़ा सा ये घबराहट सा था कि मतलब क्या होगा, अंदर जाएंगे कैसे होता है, लेकिन जो हमारे इंस्ट्रक्टर वगैरह थे वो लोग हमें हाई मोटिवेट करके रखते, कुछ नहीं होगा, हम साथ में बैठे हैं।
पानी के भीतर का दबाव इकलौती चुनौती नहीं है, इसके अलावा भी कई चुनौतियां हैं। जब एक नेवी डाइवर पानी की गहराइयों में जाता है तो वो पानी के बहाव के विरुद्ध भी लड़ता है, पानी के उछाल के विरुद्ध सही गहराई में खुद को संतुलित रखने के लिए भी लड़ता है, और इन दोनों फोर्स से लड़ते हुए निर्धारित कार्य भी पूरा करता है। ये पानी के नीचे किसी उपकरण को ठीक करने की कार्रवाई हो सकती है, विस्फोटक लगाने की कार्रवाई हो सकती है, या विस्फोटक निरस्त करने की कार्रवाई हो सकती है। ये कितना मुश्किल होता है कि आपको अपने आप को अफ्लोट भी रखना है और उसके साथ ही अंडर वाटर कुछ काम करना है। बॉयंसी जहाँ तक मेंटेन करने की बात है, ये काफ़ी ट्रेनिंग के बाद आता है। तो इनिशियली जब यहाँ डाइविंग के लिए ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं तो पहले 2-3 हफ्ते इनको बॉयंसी ट्रेनिंग ही सिखाई जाती है कि आप अपने आप को बैलेंस कैसे रखना है, और उसके लिए हम एडिशनल वज़न लेके जाते हैं ताकि हम ज़मीन में अपने आप को गाड़ के डाइविंग कर सकें। अगर हम कहें तो डूबने के लिए अफ्लोट रहना भी आना चाहिए, मतलब वो केवल हम नीचे नहीं जा रहे हैं बल्कि नीचे जाकर एक बैलेंस मेंटेन करके और उसके बाद जो चीज़ें दी जाती हैं। जब हमें कोई कार्रवाई करनी है एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जो कि बॉटम में नहीं है, बीच में है, तो हमें अपनी बॉयंसी मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है बॉयंसी मेंटेन करने के लिए, जिसमें हम अपने आप को अपने पैरों से भी और सेट में दिए गए अलग अलग इक्विपमेंट से फ्लोटेशन मेंटेन करते हैं। एक साथ इतनी चीजें करना, वो भी एक ऐसे वातावरण में जो इंसान के अनुकूल न हो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन योद्धाओं को सुपर ह्यूमन का दर्जा दिलाती है। भारतीय नौसेना के इन जलवीरों ने देश की हर पुकार पर पराक्रम दिखाया है। किसी मुश्किल के आगे रुके नहीं, किसी चुनौती के आगे झुके नहीं। ये हिंदुस्तान का गुरूर है, देश का विश्वास है। ये प्रतिदिन असंभव को संभव करते हैं अपना दायित्व मानकर।